Namaskaram. Today we are going to talk about introduction and scope of financial management. I welcome you all on my YouTube channel Finance and Account Study with Dr. Anita Tawar. So let's get started. So firstly, if we talk about that, what is financial management? So you understand this term is made up of two words. One is financial, another is management. So सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कि फाइनेंस क्या है या फाइनेंशियल क्या है. सो फाइनेंस का मतलब क्या है? देखो, आप डेली लाइफ में आप देखते हो कि आपके पास आप कोई ना कोई खर्चे करते रहते हो, लेट से, और या कोई इनकम आपको जनरेशन होती है. लेट से आप 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए कितने भी खर्च करते हो, या इतनी इनकम जनरेशन आपको आती है डे वाइज से. तो फाइनेंस का मतलब जनरली हम मानते हैं कि मनी. फाइनेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम मनी की बात कर रहे हैं. फाइनेंस का मतलब क्या है कि जो पैसा आपको चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं, या कितना पैसा चाहिए, वो किस टाइम पे आपको कहाँ से अरेंज करना है. ठीक है. तो फाइनेंस का मतलब क्या है कि हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज द मनी, और हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज द फंड्स फॉर योर सेल्फ. और इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने फंड्स को अरेंज करती है. तो इस कंटेक्स्ट में हम ये टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्दर डिस्कस करेंगे, और स्कोप भी डिस्कस करेंगे कि स्कोप क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. सो नेक्स्ट वन टर्म जो है वो है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जैसे आपने जनरली सुना ही होगा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू गेट डन वर्क फ्रॉम अदर्स, और इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. ठीक है. आपने मैनेजमेंट का ये मीनिंग सबको ही पता होगा. सो यू अंडरस्टैंड, जब हम इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं, फाइनेंस को और मैनेजमेंट को, सो यू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बन गया. ये एक मैनेजरियल प्रोसेस बन गई, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बन गई, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, आप ये मैनेज करेंगे, आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपनी को कितने सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पे वो रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी चाहिए, और कौन से सोर्सेज आप पैसा लेके आएंगे. और पैसा तो ले आए, जितना भी फंड्स आपको रिक्वायरमेंट है उतने ले आए, लेकिन अब उन फंड्स को कैसे कंट्रोलिंग फैक्टर भी उसके अंदर रखेंगे. ऐसा तो नहीं है कहीं पे एक्स्ट्रावेगेंट हो गए, आप पैसा खर्च करते चले गए ना, ऑल दैट. सो दिस इज अबाउट द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, आप हाउस होल्ड सेक्टर में भी यूज़ करते हैं. तो हम दोनों पर्सपेक्टिव से बात करेंगे. सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कि अगर नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर की, मतलब जहाँ पे लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम एक घर में रह रहे हैं, तो घर में आपके में भी आपके जो एल्डर वन है, मम्मा पापा या दादा दादी, आप मतलब एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं. तो वहाँ पे कौन आपके फंड्स को मैनेज करता है, कौन आपकी फीस के लिए, मान लीजिए आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, हु इज़ गोइंग टू पे द फीस फॉर यू. जितने भी घर के डेली खर्चे हैं, हु इज़ गोइंग टू मेंटेन, कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है जिससे आप मेंटेन करोगे. तो ये आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं जब हम पैसे की मैनेजमेंट वहाँ पे देखते हैं. अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की. ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जितनी भी कंपनीज हैं भारत में, डिफरेंट पर्टिकुलर एक्ट्स हैं. लेट से कंपनीज एक्ट 1956 है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1904, अमेंडमेंट एक्ट 1905 एंड 1911. इसके अलावा आरबीआई एक्ट के अंडर, जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर जितनी भी बैंकिंग कंपनीज काम करती है, और डिफरेंट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जितनी भी कंपनीज काम करती है. सो यू अंडरस्टैंड, जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मतलब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो उनको सी आउट करेगी. सो यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेरी कोशियस हर एक चीज़ के लिए. लेट्स से आपको टैक्सेस भी फाइल करने हैं, तो आपको हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखना पड़ेगा. हर एक फाइनेंशियल मैटर्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे पैसा कितना खर्च करना है. सो नाउ financial management क्या हुआ? Finance is the lifeline of the business. However, like other most sources are always limited. You know that कि आपके पास ऐसा नहीं है कि सारे ही फंड्स अवेलेबल होंगे एट ऑल द टाइम. अब आपको ये देखना है कि किस टाइम पे कौन से सोर्स से हम फाइनेंस ले सकते हैं जो हमें चीपर रहे, मतलब कम से कम उस पर कॉस्ट आए. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड. आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो. अब आप ये देखोगे कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पैसा बेनिफिशियल रहेगा. ऐसा तो नहीं है कि हम सब प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव सम काइंड ऑफ लाइक मनी रेस्ट्रिक्शंस आर देयर और फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस आर देयर, और हमें बेनिफिट भी देखने हैं, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देखनी है, मतलब कितना मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न वी एज अ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हो, और इतना हमें रिसीव होगा या नहीं. So therefore, it is important for a business to manage its finances efficiently
so that they can attain their goals on time, or you can say they can attain their vision on time. As an introduction to financial management, in this article we'll look at the nature, scope, significance of financial management along with the financial decision and planning. So now we are going to talk about further. So for you understand, for any business activity, it is important that the finance it procures is invested in a manner that the returns from the investment are higher than the cost of finance. In a nutshell, financial management is what exactly? To reduce the cost of finance, ensure sufficient availability of funds. मतलब क्या कि आपको आपकी कंपनी में जितना भी आप फाइनेंस अवेलेबल करवाओगे या करेंगे एज अ फाइनेंस मैनेजर, तो उसकी कम से कम कॉस्ट आए, ठीक है, कम से कम कॉस्ट पे आपको फंड्स अवेलेबल हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये देखोगे कि अवेलेबिलिटी हो फंड्स की, ये ना हो कि आप बोल रहे हो कि नहीं हम इससे भी पैसा नहीं लेंगे, इससे भी फंड्स नहीं अरेंज करेंगे। तो आपको देखना है अवेलेबिलिटी, जिस टाइम पे आपको पैसा चाहिए तो आपको उस टाइम पे फंड्स अवेलेबल हो। डील्स विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज लाइक प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। नाउ यू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि ये कोई एक एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। देयर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर देयर इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिनको आपको अटेन करना है। लाइक प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स की बात करें, प्री प्लानिंग की बात करें, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, या हम बात करें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ से पैसे को अरेंज करना है, या उसकी कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है। ऐसा तो नहीं है कोई इंसिडेंटल फंक्शंस आ जाए, मतलब कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाए, कोई एक्सीडेंसी हो जाए, तो उस टाइम पे आप कैसे फंड्स को अरेंज करोगे, कैसे मैनेज करोगे, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जो फाइनेंस की मैं जो बात कर रही थी, फाइनेंस can be categorized into two categories. One is public finance, another is private finance. So what is public finance? Public finance मतलब जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, या गवर्नमेंट के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, उनके अंदर जो फंड्स की मैनेजमेंट की जाती है उसको हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। तो इसके अंदर लेट से मैं बात करती हूँ रेलवेज की, या मैं बात करती हूँ जितने भी PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, या भारत का खुद का ट्रेजरी है, वो कैसे फंड को मैनेज करते हैं, तो ये सब उसके अंदर है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी आ जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी आ जाएंगी, उनकी फंड्स मैनेजमेंट आ जाएगी, म्यूनसिपैलिटीज अथॉरिटीज आ जाएगी, उनकी फंड्स मैनेजमेंट आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट फाइनेंस की, जो दूसरी कैटेगरी है। प्राइवेट फाइनेंस का मतलब क्या है कि अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जो खुद सोल इंडिविजुअल हैं वो अपने पैसे कैसे अरेंज कर रहे हैं, या आप जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने पैसे कैसे अरेंज कर रहे हैं, या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने पैसे कैसे अरेंज कर रहे हैं, या फंड्स कैसे अरेंज कर रहे हैं। सो यू अंडरस्टैंड, प्राइवेट फाइनेंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज, यू कैन से दैट इज पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस मतलब जैसे लेट से कोई ए इंडिविजुअल है, तो वो अपने घर में कैसे पैसे को मैनेज करेगा, कितने टाइम पे उसको कितना पैसा चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या इंश्योरेंस प्लान्स है, वो सारा कुछ किस में आ जाता है, आपका पर्सनल फाइनेंस में आ जाता है। सेकंड वन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की है, प्राइवेट सेक्टर की है, या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको अपने पैसे, कितने पैसे चाहिए, कितने फंड्स किस टाइम पे चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ऑल दैट, ये सब कुछ आपका किस में आ जाएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की फंड मैनेजमेंट, और वो प्राइवेट फाइनेंस का टाइप है, या प्राइवेट फाइनेंस की कैटेगरी है। नेक्स्ट वन आ गया कि जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब जो लेट्स से सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, या मतलब नॉन प्रॉफिट अभी तो नहीं है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यू कैन से, लेकिन जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम करते हैं कि उनको प्रॉफिट पर्पस नहीं है, सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो उनको भी फंड्स मैनेज करने हैं, उनको भी अपनी ट्रेजरी मेंटेन करनी है, सो दैट वो एक्टिविटीज को रन अप कर पाए टाइमली। Now further we are going to talk about some of the definition. Now first definition, that is Guthman and Duggal. So financial management is the activity concerned with planning, raising, controlling and administering of funds used in the business. So you understand फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, प्री प्लान यू कैन से, एक बजट बनाना पड़ेगा कि भाई हमें इस डिपार्टमेंट, लेट से आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लेट से मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट यू हैव इन ऑर्गेनाइजेशन। सो यू हैव टू सी आउट कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना फंड्स चाहिएगा, उसके लिए एक बजट प्रिपेयर करना, क्योंकि एक बजटरी कंट्रोल भी एक टेक्निक आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके आती है एक ऑर्गेनाइजेशन में।
इसके अलावा आपको कहाँ कौन कौन से सोर्सेज से फाइनेंस जो है उनसे पैसा अवेलेबल हो सकता है, उनसे फंड्स अवेलेबल हो सकते हैं, मतलब जो आपको कम से कम कॉस्ट पे पैसा मिल सकता है। नेक्स्ट वन ये है कि आप ये देखोगे कि आपने पैसा तो ले लिया, सभी इंडिविजुअल जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से आपको पैसा मिल सकता है, आपने वहां से लिया, अब उनको पेमेंट भी करनी है, किस टाइम पे पेमेंट करनी है और कौन से, मान लीजिए एक अदर एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बजट एलोकेशन की थी, तो क्या उन्होंने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया फंड्स का या नहीं किया, तो ये सारा भी आपका किसका पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजर। एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द फंड, जितने भी आपको टाइम की अवेलेबिलिटी है, कोई आपका रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट है या कोई भी एक्सीडेंसी आ गई, उस टाइम कोई इमरजेंसी आ गई ऑर्गेनाइजेशन, तो उस टाइम क्या फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये भी आपका किसका पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फर्दर यू कैन सी दैट सम ऑफ द डेफिनेशंस आर आल्सो गिवन बाय JF ब्रेंडले एंड मैसी। Now further we are going to talk about what is the scope of the financial management। मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि भाई ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किस कौन कौन से कार्यों में या कौन कौन से कार्य उसके कार्य क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। और आप समझिए कि जो भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स होते हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, सभी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, सभी को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल वेलनेस कैसी है, फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, सो दैट दे कैन टेक फर्दर डिसीजन। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, एक इन्वेस्टर है, तो आपकी कंपनी में एक प्रोस्पेक्टिव है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, लेट्स से, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को भी अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपकी कंपनी से रिगार्डिंग ले रहे तो वो देखेगा कि क्या इस कंपनी की फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, क्या मैं इसको कंटिन्यू या रहूं या नहीं रहूं इस ऑर्गेनाइजेशन, या वो जो भी प्रोस्पेक्ट इंडिविजुअल इन्वेस्टर आने वाले वो सोचते हैं कि भाई इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो ये जो सारे हम ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि वो हेल्प आउट करता है कि आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर है वो आपकी कंपनी में सस्टेन कैसे रहेंगे। तो स्कोप जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंस की सस्टेनेबिलिटी को लेके आता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कौन कौन से स्कोप हो सकते हैं, फर्स्ट इज कोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन की अगर बात करते हैं, सो इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स इज एन एफर्ट to minimize the cost of procuring finance and using in the most profitable manner take the following decision। so what could the decisions are there। पहला डिसीजन है दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से मतलब, अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोल सकते हैं। मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए आपको एक आइसक्रीम परचेज करनी है, यू आर सेइंग दैट आई विल परचेज द आइसक्रीम ऑफ क्रीम बेल कंपनी, और लेट्स से यू आर सेइंग दैट आई विल परचेज द आइसक्रीम ऑफ अमूल कंपनी। आपने बोला कि भैया मैं अमूल कंपनी की आइसक्रीम ही खाऊंगा और कोई आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। आप शॉप पे गए, एक ही शॉप है लेट्स से, तो वो बोलता है इंडिविजुअल कि भाई मेरे पास अमूल की आइसक्रीम नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप वहीं से आइसक्रीम खरीद लो, कोई दूसरी कंपनी की आइसक्रीम खरीद, क्रीम बेल की आइसक्रीम खरीद लोगे, ठीक है। लेट्स से उसके पास क्रीम बेल है तो आपको आइसक्रीम तो खानी ही है, आप क्रीम बेल की आइसक्रीम खा लो। लेकिन मान लीजिए अभी 2 शॉप हैं, 3 शॉप है, तो आप क्या करोगे, पहली शॉप पे जाओगे, आपने देखा कि भाई ये ऑप्शन तो अवेलेबल है नहीं, अमूल की आइसक्रीम है नहीं, आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरी कंपनी के पास, मतलब दूसरी शॉप के पास गए, फिर तीसरी शॉप के पास गए, तो आपको मे बी अवेलेबल हो जाएगी। सो ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है, जहां पे बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास, और उन ऑल्टरनेटिव्स डिसीजंस में से आपको देखना है कौन सा बेस्ट डिसीजन रहेगा कि हमें यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फॉर्मुलेट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कुछ टेक्निक्स होती है, हम फर्दर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आल्सो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में टेक्निक्स होती है डिस्काउंटिंग टेक्निक एंड नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग टेक्निक में कुछ अप्रोचेस हैं, मैं जस्ट नाम बता रही हूँ आपको, नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अप्रोच। सो ये कुछ अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू एक कंपनी डिसीजन ले सकती है कि भाई हमें इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल होगा या नहीं। सो ये आपको हेल्प आउट करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इसमें जो मेथड्स होते हैं, एक होता है पे बैक मेथड, दूसरा आपका होता है दूसरा मेथड आपका होता है दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सो यू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आप मेथड आपको क्या बताता है कि आप
दोनों ही मेथड अकाउंटिंग रेट ऑफ पेबैक कि वेदर आपको इस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या इस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट नहीं गए। इनकी फर्दर पूरी डिटेल के साथ मैं एक फर्दर रिकॉर्डिंग करूंगी और आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग माय यूट्यूब चैनल। फर्दर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कहाँ पे इसकी जरूरत है फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब आप इसको एक और नाम भी बोल सकते हो, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे आप नाम देख रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर रखोगे सो दैट इट कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से मैं बात करती हूँ कि आप डेट और इक्विटी का क्या कॉम्बिनेशन रखोगे। डेट मतलब जो भी डिबेंचर से या वो आउटसाइडर से जो भी आपको पैसे लेने हैं वो कितने लेने हैं और इनसाइडर फंड से कितने पैसे लेने हैं, ठीक है, या फंड्स कितने अरेंज करने हैं। सो यू अंडरस्टैंड वो फाइनेंसिंग डिसीजन जब कंपनी लेती है तो उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। चाहे वो आप लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल डिसीजंस की बात करो, लेट्स से आप बोल रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर, या आप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन की बात कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप वर्किंग कैपिटल डिसीजंस की बात करें, तो दोनों के लिए ही आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कंपनी के अंदर आपको कोई डिविडेंड डिसीजन लेना है। डिविडेंड का मतलब समझ लेते हैं पहले। डिविडेंड का मतलब क्या है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, लेट्स से आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं कंपनी के, तो जो भी कंपनी में कंट्रीब्यूशन करेंगे अपनी अमाउंट ऑफ कैपिटल का, तो उनको कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब वो रिटर्न मतलब ऑर्डिनरी डिविडेंड या प्रेफरेंशियल डिविडेंड की फॉर्म में होगा। अब कंपनी को ये डिसीजन लेना पड़ेगा किस टाइम पे हमको उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए एज अ डिविडेंड, किस टाइम पे। मान लीजिए एक मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक जनरली एक वो आती है, हम इसकी फर्दर जब पीपीटी डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं एक डिसीजन क्राइटेरिया बता रही हूँ आपको। एक जनरली क्राइटेरिया हम इसके अंदर लेते हैं, इफ आर इज ग्रेटर देन के। आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, के का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि आप मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको 10% रिटर्न आ रहा है, और मान लीजिए आप बोल रहे हो कि भाई अगर हम अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे इंडिविजुअल पार्टीज को, मतलब शेयर होल्डर्स को पैसा, तो वो हमें कॉस्ट सिर्फ 7% पड़ रहा है। तो आप देखो कि मार्केट में इन्वेस्ट करने से रिटर्न ज्यादा आ रहा है, तो आप बात भी कर लोगे शेयर होल्डर से कि भाई अभी हम आपको पैसा, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ हम ज्यादा कर सकते हैं, सो विल प्रोवाइड यू। हाँ, कई बार कंपनी बोनस शेयर्स भी इश्यू कर देती है, आपने सुना होगा, ठीक है। अभी पीछे एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड एक केस स्टडी आई वाज रीडिंग, सो ऑन दैट उसके अंदर मैंने सी आउट किया था, और एक आपका एनटीपीसी का भी था। तो कंपनीज क्या करती हैं, जब शेयर होल्डर्स कुछ सेक्रीफाइस करते हैं तो उनको बोनस शेयर्स भी कंपनी इशू कर देती है। तो डिविडेंड डिसीजन में क्या करते हैं कंपनीज, विद द हेल्प ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर गोइंग टू टेक द डिसीजन कि कंपनी को कब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस फॉर्म में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, और क्या जितना डिविडेंड वो प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उससे इंडिविजुअल पार्टीज जो है या शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी में सस्टेन रहेंगे या नहीं। इसके अंदर भी कुछ टेक्निक्स आती हैं बेटा, दैट इज यू कैन से मॉडल्स हैं, आप बोल सकते हो, दैट इज लाइक गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल, एंड दैट अनदर इज योर मोदी गिलानी मिलर मॉडल। तो ये तीनों मॉडल्स जो हैं अलग अलग के हैं। दो एक वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल आपको बताता है कि भाई हाँ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये रेलेवेंस मॉडल भी आप बोल सकते हो इनको डिविडेंड के। तो ये दोनों मॉडल बताते हैं कि अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कंपनी पे क्या इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। दूसरा मॉडल जो मोदी गिलानी मिलर मॉडल है, वो ये मॉडल बोलता है कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो या ना, कंपनी की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये हम फर्दर इसके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, और टिल द टाइम आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये हमारे इस डिविडेंड डिसीजन के अंदर कुछ मॉडल्स हम डिस्कस करते हैं या इसके अंदर मॉडल्स आते हैं। So references, I want to tell you that Financial Management, M.Y. Khan, Jain edition 1, Tata McGraw Hill. I have taken the content from there. Now further I want to tell you that what exactly the significance of this financial management. So you understand significance किस context में हो सकती है, मतलब कहाँ पे financial management का utilization है और वो कैसे उसको help out कर रहा है कि भाई हाँ ये चीज है, तो हम बोल सकते हैं कि financial management important है कंपनी के लिए। तो आप बात कर सकते हैं कि financial planning करनी हो,
आपको देखना है कि भाई कितना पैसे कौन से डिपार्टमेंट को चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कितना चाहिए, मार्केटिंग को कितना चाहिए, एचआर को, सेल्स को, एडवर्टाइजमेंट को, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट को कितना, ये कौन आपको मतलब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस है कि वो आपको ये डिसीजन करने में या लेने में, डिसीजन लेने में हेल्प आउट करते हैं। सेकेंड वन, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना चाहते, जो अभी हम पहले स्कोप में डिस्कस कर चुके हैं। आप कोई फाइनेंसिंग डिसीजन लेना चाहते हैं, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कोई करना चाहते हैं कंपनी के, कोई R&D खर्चे, R&D वगैरह आपको डिसीजन लेना है, तो R&D के लिए भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प आउट करता है। या फर्दर आपकी कंपनी की कोई प्रोजेक्शंस हैं, उसके लिए हेल्प आउट करता है। कंपनी को कोई फाइनेंशियल कंट्रोलिंग करनी है तो उसके लिए भी हेल्प आउट कर सकता है। इसके अलावा कंपनी में कोई इंसिडेंटल फंक्शंस हो, मान लीजिए आपको पेंशन्स वगैरह रिलीज करनी है, कोई फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का भी कौन ध्यान रखता है, या कौन ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन सब चीज़ों को ध्यान रखता है, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर and thank you everyone. Kindly like my channel, subscribe it and keep following my YouTube channel. Thank you everyone. Namaskar.